Assalamualaikum friends. I hope all of you are doing fine. Today we'll be discussing the topic that is government schemes. यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम एक्चुअली में क्या होती है, क्यों इसको इनिशिएट किया जाता है, क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्यों इन प्रोग्राम्स पे, इन स्कीम्स पे इतना सारा पैसा खर्च किया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम्स के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। बट बिफोर वी स्टार्ट, let me make this thing very clear, that I am dedicating this video lecture to one of my friends who is preparing for some JK SSB exam. I don't know exactly which exam. तो एक्चुअली उसने मुझे 3 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो है MG नरेगा, दूसरी प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको हम PMAY भी बोलते हैं, एंड देयर वाज वन मोर, इफ़ आई एम एबल टू रिकॉल इट करेक्ट, इट वाज स्वच्छ भारत मिशन SBM। तो ये 3 स्कीम्स उसके सिलेबस में हैं, बट आई थॉट इट प्रॉपर कि इन स्कीम्स को स्ट्रेट अवे डिस्कस करने से पहले ये ज़रूरी बनता है कि हम पहले ये समझे कि गवर्नमेंट स्कीम एक्चुअली में क्या होती है, ठीक है, और इसके कितने टाइप्स होते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एज एन एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर हम स्ट्रेट अवे पढ़ेंगे कि MG नरेगा स्कीम को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो पहली चीज़ वहाँ पे बोलनी है कि ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोलनी है कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसमें वहाँ पे बोलनी है वो ये है कि ये एक कोर ऑफ द कोर स्कीम है। अब जब मैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे बोलूँगा तो बच्चे तो परेशान हो जाएंगे, उनके सर के ऊपर से जाएगी ये सारी बातें, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या मतलब होता है, कोर ऑफ द कोर स्कीम कहाँ से आ गई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इन सारी स्कीम्स को समझने से पहले ये इंट्रोडक्टरी क्लास जो है, इंट्रोडक्शन जो है अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, ये समझना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो चीज़ें अच्छे से समझ सके, हम उनको समझने में थोड़ी बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। हालांकि ये भी बताता चलूँ कि जो आज का वीडियो लेक्चर है ये फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनेगा उस चीज़ को समझने के लिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इसीलिए हम पढ़ेंगे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स, इसके कितने टाइप्स हैं, फिर हम और एक क्लास लाइन, एक अलग से लेक्चर कंडक्ट करेंगे इसके लिए भी, दैट माइट बी ऑफलाइन एज वेल, उसके साथ मैं देखूंगा वो कैसे होगा। उस चीज़ को देखने के लिए, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये चीज़ देखनी ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स ये एक गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोग्राम होता है, एक ऐसा इनिशिएटिव होता है जिसका मतलब वो मकसद सिर्फ इतना होता है कि सोसाइटी के अंदर अगर कोई भी इशू है, किसी भी मामले को लेकर, बी दे सोशल, बी दे इकोनॉमिकल, कोई भी मसला अगर सोसाइटी के अंदर है तो उसको एड्रेस करने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम इनिशिएट करती है तो उसको हम स्कीम बोलते हैं, ठीक है। अब इस स्कीम से क्या होता है, इससे एक तो वेलफेयर होता है, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, और डेवलपमेंट ऑफ द नेशन होती है, ठीक है। इन सारी प्रोग्राम्स से, इन सारी स्कीम से एक तो थोड़ी बहुत राहत मिलती है लोगों को, ठीक है, सहूलियत मिलती है लोगों को, और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी मिलके इन स्कीम से डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या समझा, गवर्नमेंट स्कीम जो होती हैं ये इसीलिए इनिशिएट की जाती हैं ताकि सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर जितने भी मसले हैं, बी दे सोशल, इकोनॉमिकल और एनी अदर, उनको एड्रेस करने के लिए, ठीक है, उनको एड्रेस करने के लिए जो गवर्नमेंट एक प्रोग्राम इनिशिएट करती है, ठीक है, उसको हम स्कीम बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, वेलफेयर होता है, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, और डेवलपमेंट ऑफ द नेशन और डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट स्कीम्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स को हम ब्रॉडली दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में, या तो हम इम्पॉर्टेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, ठीक है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट है वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, ठीक है। इसमें आपको सेंट्रल याद रखना है, ठीक है, सेंट्रल याद रखना है, सेंट्रल याद रखना है, ठीक। अब ये क्या होती है, ये कौन सी स्कीम्स होती हैं, फंडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, 100% फंडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट।
इनकी फंडिंग जो होती है, इनके लिए जितना भी पैसा दरकार होता है, ज़रूरत होता है, वो पूरा कहाँ से आता है? सेंटर से आता है, ठीक है। और इनको इम्प्लीमेंट भी कौन करता है? इनको इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। दिस इज़ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में आपने सेंट्रल याद रखा। सेंट्रल किस लिए याद रखा? क्योंकि इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी फंडिंग जो है वो भी सेंटर से आती है। 100% फंडिंग जितनी भी दरकार है स्कीम के लिए, प्रोग्राम के लिए, वो सारी कहाँ से आएगी? सेंटर से आएगी। और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट भी सेंटर खुद करेगा, ठीक है। अब ये स्कीम्स किन सब्जेक्ट्स पे बनाई जाती हैं? इसमें मेनली जो है हमारे यूनियन लिस्ट में या स्टेट सेंट्रल लिस्ट में हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, उनके रिलेटेड अगर कोई भी प्रोग्राम इनिशिएट किया जाता है तो उनको हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो यूनियन लिस्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं, जिसमें हमारे स्टेट 7th शेड्यूल में हमारे स्टेट लिस्ट भी आते हैं, कंकरेंट लिस्ट भी आता है, ठीक है। तो इस रिलेटेड सेंट्रल लिस्ट से 7th शेड्यूल में जो सेंट्रल लिस्ट है वहाँ पे उसके रिलेटेड द सब्जेक्ट्स दैट पर्टेन टू द सेंट्रल लिस्ट, उनके रिलेटेड अगर कोई भी स्कीम, कोई भी प्रोग्राम गवर्नमेंट उठाती हैं, कोई इनिशिएट करती हैं, तो हम उसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या समझा? सेंट्रल सेक्टर स्कीम में हमने याद रखा सेंट्रल किस लिए? ताकि हम ये याद रख पाए कि सेंट्रल के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पे पूरी फंडिंग जो है वो सेंट्रल से आती है, इम्प्लीमेंट भी सेंटर ही करता है, और इसके सब्जेक्ट जो होते हैं, जो इसके जिन चीज़ों को ये एड्रेस करता है, वो भी कहाँ से होते हैं? वो भी यूनियन लिस्ट से लिए जाते हैं, ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट जो टाइप है हमारे पास स्कीम्स की, गवर्नमेंट स्कीम्स की, वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यहाँ पे आपको लफ्ज़ याद रखना है, स्पॉन्सर, ठीक है। आपने देखा होगा कि स्पॉन्सर को हम कैसे समझते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास कोई एथलीट है, हाँ, उसको कोई प्रोग्राम इनिशिएट करना है, कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेना है, ठीक है। ही वांट्स टू डू अ प्रोजेक्ट। अब उसको उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो क्या होता है कि एक कंपनी आती है या कोई बिजनेस यूनिट उसको स्पॉन्सर करता है, ठीक है, यानी उसको बैक एंड पे सपोर्ट करता है कि आपको जो भी चीज़ ज़रूरत है, दरकार है इस प्रोग्राम को लेकर या इस प्रोजेक्ट को लेकर, हम वो सारा खर्चा बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एट द बैक एंड कौन होता है? एट द बैक एंड यहाँ पे सेंट्रल होता है, ठीक है। स्पॉन्सर कौन करता है? सेंटर ही करता है। लेकिन काम किसको करना पड़ता है? दौड़ना किसको पड़ता है? उस एथलीट को, ठीक है, उस प्लेयर को, ठीक है, उस एथलीट को जो प्रोजेक्ट हाथ में ले रहा है, जिसके लिए वो प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर एट द बैक एंड होता है, और काम किसके लिए होता है? स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम होता है, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो फंडिंग का मामला जो है वो दोनों से आता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें अपना ताउन पेश करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ने ये क्या याद रखा? स्पॉन्सर किस लिए? क्योंकि इसको सेंटर बैक एंड पे रहता है, स्पॉन्सर करता है, लेकिन दौड़ना किसको पड़ता है? करना किसको पड़ता है? करना उस एथलीट को खुद करना पड़ता है, ठीक है। उसको दौड़ना खुद है, या अगर वो साइकिलिस्ट है तो उसको खुद चलाना है, ठीक है। बैक एंड पे जो कंपनी है, जो बिजनेस यूनिट है, और एनी अदर सपोर्ट, एनी अदर स्पॉन्सरशिप जो भी उसको मिली है, तो वो उसको बैक एंड पे सपोर्ट करता है। सेम हैपन्स हियर। स्पॉन्सर स्कीम्स में क्या होता है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो बैक एंड पे रहती है, क्योंकि यहाँ पे काम स्टेट गवर्नमेंट खुद करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, दौड़ना इसको खुद है, इसको आइडेंटिफाई खुद करना है कि स्टेट के अंदर कौन कौन सी परेशानियां हैं, कौन कौन से इश्यूज़ हैं। उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए जो स्कीम लॉन्च की जाती हैं, तो उनको हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बोलते हैं। पैसा कहाँ से आता है? सेंटर से भी थोड़ा बहुत पैसा आता है, स्टेट से भी आता है, ठीक है। लेकिन करना किसको पड़ता है? स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद करती है, कौन से लिस्ट पे? यूनियन लिस्ट पे। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, वो कहाँ से लिए जाते हैं? स्टेट लिस्ट से। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा गवर्नमेंट स्कीम्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा इनिशिएटिव जिससे लोगों को कोई फ़ायदा हो, कोई डेवलपमेंट आ जाए, ठीक है। कितने टाइप्स के हैं? 2। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम में आपने सेंटर याद रखा, यहाँ पे फंडिंग भी सेंटर से आती हैं और इम्प्लीमेंट भी सेंटर ही करती हैं। किस पे?
यूनियन और सेंट्रल लिस्ट पे काम होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पॉन्सरशिप होती है। स्पॉन्सरशिप कहाँ से आती है? सेंटर से। स्पॉन्सर करता है, सपोर्ट करता है कौन? सेंटर। लेकिन करना किसको पड़ता है? स्टेट को खुद। कौन से लिस्ट पे? स्टेट लिस्ट पे। अब जो भी स्टेट में इश्यूज़ हैं, जो भी यूनियन टेरिटरी के अंदर इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करने के लिए, वहाँ के लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, ऑफ अ वेरी पर्टिकुलर स्टेट, ऑफ अ वेरी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी, उन लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए जो स्कीम लॉन्च की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके टाइप्स। अब जो आपने भेजा है वो MG नरेगा, और उसके अलावा आपने PMAY, उसके अलावा SBM स्वच्छ भारत मिशन, ये तीनों जो हैं ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी इनकी स्पॉन्सरशिप कहाँ से होती है? सेंटर से। लेकिन करना किसको पड़ता है? स्टेट को खुद, ठीक है। ये तीनों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। अब हम इसीलिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को फर्दर आगे देखेंगे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की कितने टाइप्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। क्यों? क्योंकि हमें आगे जहाँ तक जाना है, हमें आगे जो पढ़ना है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत आता है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के फर्दर जो है वो और 3 टाइप्स होते हैं। एक को हम कोर ऑफ द कोर स्कीम बोलते हैं, और दूसरे को हम कोर स्कीम बोलते हैं, तीसरे को ऑप्शनल स्कीम बोलते हैं। जब आप किताब खोलोगे तो कहीं पे आपको खाली ये 2 चीज़ें मिलेगी, कोर स्कीम और कोर ऑफ द कोर स्कीम, ठीक है। ये तो ऑप्शनल है, नाम से ही लगता है कि ये ऑप्शनल है। किसी किताब में आपको ये मिलेगा, किसी में ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बट हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं। एक तो कोर ऑफ द कोर स्कीम, दूसरी कोर स्कीम और तीसरी ऑप्शनल स्कीम, ठीक है। अब ये तीनों टाइप्स जो हैं इनको फर्दर समझने के लिए हम इनको डिवाइड करते हैं, समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें क्या आता है कि अब हमें कहाँ पे करनी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इम्प्लीमेंट? कहाँ पे करनी है? स्टेट के अंदर ही तो करनी है ना। तो हमें स्टेट्स के अंदर अगर इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है तो हम स्टेट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी। दूसरे को हम बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी, दिस इज स्पेशल कैटेगरी। अब जनरल कैटेगरी में हमारे पास कुछ स्टेट्स आते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो हैं स्पेशल कैटेगरी में जो हमारे पास स्टेट्स आते हैं, इसमें हमारे पास एक तो आते हैं 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसमें हमारे पास 7 सिस्टर्स, जिनको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं, जिसमें हमारे पास 7 सिस्टर्स में आपने पढ़ा होगा, जिसमें हमारे पास अरुणाचल प्रदेश आता है, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और एक ब्रदरली स्टेट है, ब्रदर स्टेट जिसको बोलते हैं, दैट इज सिक्किम। यानी इसमें 8 कौन आती हैं? 8 स्टेट्स आती हैं, ठीक है। 8 स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन दिस स्पेशल कैटेगरी, ठीक। पहली चीज़ 8 में कौन आते हैं? एक तो 7 ब्रदरली स्टेट्स एंड 7 सिस्टर स्टेट्स, ठीक है, 7 सिस्टर स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो हमारे पास 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जिनको मैंने अभी आपके सामने दोहराया, एक तो उसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। दीज आर 7 सिस्टर स्टेट्स, और एक ब्रदर स्टेट जिसको हम सिक्किम बोलते हैं। सो दीज 8 स्टेट्स जिनको हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोलते हैं, एक तो ये आती हैं, और इसके अलावा हमारे पास आते हैं 3 हिमालयन स्टेट्स, जिसमें हमारे पास JK आता है, हमारी स्टेट जो है, हमारी यूनियन टेरिटरी है, और इसके अलावा आती है HP हिमाचल प्रदेश, और उसके अलावा उत्तराखंड। तो ये 3 हमने ऐसे समझना है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं इनको हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे समझते हैं, इनको हम स्टेट्स के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो है हमारे पास जनरल कैटेगरी, दूसरे हैं स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी में हमारे पास एक तो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और 3 इंपॉर्टेंट जो हैं हिमालयन स्टेट्स, जिसमें JK, जिसमें HP हिमाचल प्रदेश, और जिसमें उत्तराखंड आती है, ठीक है। इनके अलावा एक तो ये 8 और ये 3, ठीक है, हो गए 11। इन 11 के अलावा जितने भी हमारे पास स्टेट्स बचते हैं वो कहाँ पे आते हैं? जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है हमारे पास उसमें 3 हैं। एक तो कोर ऑफ द कोर स्कीम, जिसमें दूसरी इंपॉर्टेंट कोर स्कीम, तीसरी इंपॉर्टेंट जो है वो ऑप्शनल स्कीम्स हैं, ठीक है।
अब जनरल कैटेगरी वालों के लिए क्या है, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में उनके लिए क्या है, क्या मिलता है उनको यहाँ पे, उनको सेंटर से जो फंडिंग मिलती है, ठीक है, वो कितनी है 75%, और स्टेट से, क्योंकि हमने देखा ऊपर ये किस में आती हैं सारी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में हमने क्या पढ़ा, स्पॉन्सर बैक एंड पे कौन करती है, सेंटर, बैक एंड पे सेंटर इनको स्पॉन्सर करता है, लेकिन करना किसको पड़ता है, स्टेट को। किसके लिए, स्टेट के लिए, प्रोग्राम भी स्टेट के लिए होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सेंटर की कितनी फंडिंग आती है 75%, और स्टेट अपना कितना खर्चा देता है 25%, यानी जितना भी खर्चा होगा स्कीम का, जितना भी प्रोग्राम के लिए खर्चा होगा वो 75% स्टेट सेंट्रल से आएगा, और स्टेट अपना 25% उसमें फंड देगी, ठीक है। ये किस लिए, ये कोर ऑफ द कोर स्कीम के लिए, ठीक है, मगर किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। इसी तरह से कोर स्कीम में क्या होता है, फॉर जनरल कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, कोर ऑफ द कोर स्कीम में भी जनरल कैटेगरी है, ठीक है, और स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी है, इसमें भी जनरल कैटेगरी है और स्पेशल कैटेगरी है, इसमें भी इसी तरह जनरल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए क्या होता है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में हमने देखा कोर ऑफ द कोर स्कीम में 75% सेंटर देता है, 25% स्टेट देता है। इसी तरह कोर्स की स्कीम में क्या होता है, जनरल कैटेगरी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें सेंटर 60% देता है और स्टेट 40% देता है। और इसी तरह ऑप्शनल स्कीम अगर कोई होगी तो जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, उन 11 स्टेट्स को छोड़ के, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे सेंटर 50% देता हो, स्टेट 50% देता है, ठीक है। ये सब किसके लिए था, जनरल कैटेगरी के लिए। तो कोर ऑफ द कोर स्कीम में जनरल कैटेगरी को ये सब मिलता है, कोर स्कीम में जनरल कैटेगरी को ये सब मिलता है, और ऑप्शनल स्कीम में जनरल कैटेगरी को ये सब मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी में हमने यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसमें आपने मैंने बोला, और 3 हिमालयन स्टेट्स, जिसमें हमारे एक तो JK आता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स आती हैं, ठीक है। अब अगर ये कोर ऑफ द कोर स्कीम है और स्पेशल कैटेगरी के लिए है, ठीक है, ठीक है, यानी कोर ऑफ द कोर स्कीम आप ऊपर ले लो, ठीक है। अब अगर जनरल कैटेगरी के लिए है तो ये आएगा। अब अगर इसी में कोर ऑफ द कोर स्कीम में ही क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, ठीक है, तो क्या होगा, पूरी फंडिंग जो है वो कौन करता है, सेंटर खुद करता है, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी में आती हैं, इसीलिए इनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। अब अगर कोई कोर स्कीम है किसके लिए, स्पेशल कैटेगरी के लिए, तो उसके लिए फंडिंग 90% होती है, यहाँ पे खाली 60% होती है, सेंटर से कितनी 90%। क्यों 90%, क्योंकि ये इसीलिए स्पेशल कैटेगरी है, इसको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, कहाँ से, सेंटर से, और स्टेट को अपना कितना 10% करना पड़ता है। इसी तरह से अगर ऑप्शनल स्कीम है किसके लिए, स्पेशल कैटेगरी के लिए, तो वहाँ पे सेंटर 80% देता है और स्टेट को 20% देना पड़ता है, ठीक है। ये सब तो हो गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, ऑप्शनल स्कीम्स, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा एक तो जनरल कैटेगरी स्टेट्स हैं और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में एक तो हमारे पास 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आती हैं और 3 हिमालयन स्टेट्स, जिसमें हमारी यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास यूनियन टेरिटरीज़ का मसला बचता है। यूनियन टेरिटरीज़ भी हमारे पास 2 तरह की होती हैं। एक यूनियन टेरिटरी वो होती हैं जिसके पास अपना एक लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, जिसमें हमारे पास दिल्ली आता है, पुडुचेरी आता है, ठीक है। और कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो जिसको एडमिनिस्टर करता है पूरा कौन, सेंटर ही, ठीक है, वहाँ पे अपना कोई लेजिस्लेचर नहीं होता है। जब जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया तो यहाँ को, इस स्टेट को, यानी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया, एक तो JNK एंड दूसरी लद्दाख, ठीक है। लेकिन जो JNK यूनियन टेरिटरी है, इसकी एक स्पेशल क्वालिटी ये है कि ये एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना एक लेजिस्लेचर होगा, ठीक है, अभी तो नहीं है लेकिन इसका एक लेजिस्लेचर होगा। इन द सेम वे वी हैव इन दिल्ली, ठीक है। तो हम क्या समझने की कोशिश करते हैं कि यूनियन टेरिटरीज़ एक तो होती हैं विथ लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसमें लेजिस्लेचर होता है, और दूसरी होती हैं जिसमें लेजिस्लेचर नहीं होता है, ठीक है, जिसमें लेजिस्लेचर होता है, और दूसरी होती है जिसमें लेजिस्लेचर नहीं होता है, ठीक है। अब क्या समझना है हमें कि यहाँ पे तो हमने समझ लिया कि स्पेशल कैटेगरी में क्या होता है। स्पेशल कैटेगरी में अगर कोर ऑफ द कोर स्कीम है तो पूरा फंडिंग सेंटर से ही होगी, लेकिन अगर कोर स्कीम है तो
इसके लिए क्या है, यूटी विथ लेजिस्लेचर, तो उसके लिए सेम है, यानी जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी होगा, क्योंकि इसको अपना लेजिस्लेचर है, इसको अपनी हुकूमत है, इसको अपनी गवर्नमेंट है, अपना लेजिस्लेचर है, तो इसके लिए यही अप्लाई होगा। जो बाकी स्पेशल कैटेगरीज स्टेट्स के लिए होता है वो यूटी विथ लेजिस्लेचर के लिए भी होगा। अब जहाँ पे लेजिस्लेचर है नहीं तो उसको एडमिनिस्टर कौन करता है, उसको सेंट्रल एडमिनिस्टर करता है, तो उसकी फंडिंग जो है वो पूरी कहाँ से आती है, वो पूरी सेंटर से ही आती है। ठीक है, इसको समझने के लिए और एक बार इसको दोहराते हैं। हमारे पास सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हमने समझ लिया। अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में हमारे पास 3 टाइप्स है, कोर ऑफ द कोर्स स्कीम, दूसरी इंपॉर्टेंट जो है वो है कोर्स स्कीम, तीसरी इंपॉर्टेंट जो है वो है ऑप्शनल स्कीम। अब इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है कहाँ पे, स्टेट्स में, क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, स्टेट्स में ही। अब स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है दो टाइप्स में, एक तो जनरल कैटेगरी में और स्पेशल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में हमने देखा अगर कोर ऑफ द कोर्स स्कीम है तो ये होगा, अगर कोर स्कीम है तो इस तरह डिवीज़न होगा या फंडिंग इस तरह से होगी, और अगर स्पेशल कैटेगरी है ऑप्शनल स्कीम है तो फंडिंग इस तरह से डिवाइड होगी। ठीक है, तो उसके अलावा हमने देखा स्पेशल कैटेगरी के लिए कुछ अलग प्रोविजंस हैं। अगर कोर ऑफ द कोर्स स्कीम है तो सेंटर से 100% आएगा, और अगर कोर्स स्कीम है तो सेंटर से 90% आएगा, बाकी स्टेट खुद देखेगी, और अगर ऑप्शनल स्कीम है तो सेंटर से खाली 80% आएगा। ठीक है, 20% स्टेट खुद करेगी। फिर हमने उसके अलावा देखा कि हमारे पास यूनियन टेरिटरीज 2 टाइप्स के होती हैं, एक विथ लेजिस्लेचर और दूसरी होती हैं विदाउट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे तो हमने समझ लिया कोर ऑफ द कोर्स स्कीम है तो स्पेशल कैटेगरी के लिए यहाँ पे तो सेंटर से पूरा आता है, स्टेट को कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब अगर हमारे पास यूटी विथ लेजिस्लेचर है, चूँकि अब यहाँ पे अपनी हुकूमत है, अपना लेजिस्लेचर है, तो यहाँ पे यही अप्लाई होता है जो ऊपर अप्लाई होता है स्पेशल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब अगर लेजिस्लेचर नहीं है तो यहाँ पे पूरी फंडिंग कोर स्कीम्स के लिए भी 100% कहाँ से आती है, सेंटर से ही, बराबर उसी तरह जिस तरह कोर ऑफ द कोर स्कीम्स के लिए होता है। ठीक है, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में तमाम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 100% फंडिंग जो है वो कहाँ से होती है, सेंटर से। लेकिन यहाँ पे अगर लेजिस्लेचर है तो ये अप्लाई होगा, अगर नहीं है तो ये अप्लाई होगा। ठीक है, इन द सेम वे द सेम अप्लाइज विथ ऑप्शनल स्कीम्स, यानी अगर लेजिस्लेचर है तो ये अप्लाई होगा, अगर लेजिस्लेचर है तो ये अप्लाई होगा, अगर नहीं है तो 100% कहाँ से होगा, सेंटर से होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स और इसके कितने टाइप्स हैं। आई होप दिस क्लियर, आप खुद भी इसको देख लेना, ये आपको इतना मसला है नहीं, और जैसे मैंने पहले ही कहा इससे मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बन सकता है, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग जो हमें आगे स्कीम्स देखनी है, MG नरेगा या प्रधानमंत्री आवास योजना या स्वच्छ भारत मिशन, उनको समझने के लिए हमें इन सारी चीज़ों से थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। ठीक है, उन सारी स्कीम्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझना ज़रूरी है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप इसको खुद भी समझ सकते हैं, इतना कोई मसला है नहीं। ठीक है, हो सकता है कि मैंने डिस्कस करते समय उधर इधर कर दिया हो कुछ फिगर्स का, कुछ डेटा का, आप खुद देख लेना, कोई इतना मसला है नहीं, आप इसको अच्छे से खुद समझ सकते हैं। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट 3 स्कीम्स हैं उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। एक तो है MG नरेगा, और दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट है वो है स्वच्छ भारत मिशन। इनको हम अलग से देखेंगे, लेकिन ये आप याद रखिए अभी तक ये तीनों क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, यानी इनकी फंडिंग, इनको स्पॉन्सर कौन करता है, सेंटर करता है, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ पे होती है, स्टेट्स में। ठीक है, अब एक चीज़ आप और याद रखिए, जो MG नरेगा है ये एक कोर ऑफ द कोर स्कीम है। ठीक है, कोर ऑफ द कोर स्कीम, और ये 2 जो हैं ये कोर स्कीम्स हैं। ठीक है, तो आप इनको इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। जब तक हम इस चीज़ को अलग से डिस्कस करेंगे MG नरेगा क्या है, तब तक आप इन चीज़ों को इस तनाजुर से देखिए कि अगर ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो यहाँ पे क्या होता होगा, अगर ये कोर ऑफ द कोर स्कीम है, जैसे मैंने बोला ये एक तीनों पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन फिर हम अलग से डिवाइड करेंगे, अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये एक कोर ऑफ द कोर स्कीम है। ठीक है, ये एक कोर ऑफ द कोर स्कीम है, ये वाली जो है कोर ऑफ द कोर स्कीम है, और ये 2 जो हैं ये कोर स्कीम्स हैं। ठीक है, तो आपको अब ये क्लियर हो जाएगा कि इनमें क्या होता होगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।